कैथोलिक चर्च के मुखिया और वेटिकन सिटी के शासक पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 21 अप्रैल की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 88 साल के थे। पोप फ्रांसिस पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें कई दिनों तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। 20 अप्रैल को उन्होंने बाकायदा संबोधन भी दिया था और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वांस से मुलाकात भी की थी। इसके अगले ही दिन उनके निधन की खबर आ गई। पूरी दुनिया के नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस को दया, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस की मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। पोप फ्रांसिस की कहानी क्या है, उनका निधन एक बड़ी घटना क्यों है और अगले पोप का चुनाव कैसे होगा, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार, स्वीकार करिए भूपिंदर सोनी का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। राजदूत में आज कहानी पोप फ्रांसिस की। मौजूदा समय में ईसाई धर्म के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उनकी आबादी 240 करोड़ के आसपास है। इनमें से लगभग 130 करोड़ कैथोलिक ईसाई हैं। पोप उनके सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। यह शब्द लैटिन वर्ड पापा से आता है, जिसका अर्थ होता है पिता। पोप की पोस्ट लगभग 2000 बरस पुरानी है। सेंट पीटर को पहला पोप माना जाता है। वो यीशु मसीह के 12 अनुयायियों में से एक थे। सेंट पीटर पहली सदी में रोम के बिशप बने थे। उनको सम्राट नीरो ने सूली पर चढ़ा दिया था। शुरुआती दौर में ईसाइयों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। उनके धर्म को मान्यता नहीं मिल रही थी। उन्हें इसका पालन करने के लिए रोका जाता था। ईसाई धर्म गुरुओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। फिर भी वे किसी तरह बचे रहे और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना जारी रखा। आखिरकार 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दे दी। वो खुद भी ईसाई बने और ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन भी बना दिया। उस दौर में रोमन साम्राज्य की तूती बोलती थी। उनका वर्चस्व यूरोप के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ था। इसकी वजह से ईसाई धर्म को फैलने का मौका मिला। धीरे धीरे पोप का पद भी ताकतवर होता चला गया। पहले वे धार्मिक रीति रिवाजों पर सीमित थे। बाद में उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू किया। वे राजाओं से ज्यादा ताकतवर होने लगे। राजाओं को वैधता हासिल करने के लिए पोप के पास जाना पड़ता था। पोप धर्म युद्ध का ऐलान करने लगे। उन्होंने राजाओं का बहिष्कार करना शुरू किया। ये हाल उन सभी इलाकों का था जहां तक ईसाई राज्य फैले हुए थे। एक समय ऐसा भी था जब पोप के पास अपनी सेना होती थी और वे इटली से बहुत सारे इलाकों पर शासन चलाते थे। इसके चलते पावर के 2 सेंटर बन गए। इसको लेकर चर्च और स्टेट के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर 15वीं शताब्दी आई। यूरोप के पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। समाज सुधारकों ने रूढ़िवादी रीति रिवाजों के खिलाफ आंदोलन चलाना शुरू किया। इसी क्रम में एक जर्मन प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च को चुनौती दी। उस दौर में चर्च इंडल्जेंस सिस्टम लेकर आया था। इसके तहत पैसे लेकर पापों से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता था। लूथर ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बहस की चुनौती दी और कहा कि पैसे से स्वर्ग नहीं खरीदा जा सकता। कैथोलिक चर्च और पोप ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, लेकिन लूथर अडिग रहे। 1521 में पोप ने उनको बहिष्कृत कर दिया। इसके बावजूद लूथर ने सुधार कार्यक्रम जारी रखा। उनके विचारों से एक नया ईसाई संप्रदाय पैदा हुआ। इस संप्रदाय के लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए। आगे चलकर यूरोप के कई देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया। आज के समय में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की संख्या 80 करोड़ से ऊपर है। बहरहाल प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के आने से पोप का प्रभाव कम होने लगा। 18वीं सदी में फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट ने रही सही कसर पूरी कर दी। फिर 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। उसने पोप शासित इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और पोप को वेटिकन तक सीमित कर दिया गया। 1929 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनिटो मुसेलिनी ने लेटेरा की संधि पर दस्तखत किए। इसके तहत वेटिकन सिटी को आजाद सिटी स्टेट का दर्जा दिया गया और पोप को इसका हेड ऑफ स्टेट घोषित कर दिया गया। तब से पोप वेटिकन सिटी से ही ऑपरेट करते हैं। वेटिकन सिटी को यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम से घिरी हुई है। मौजूदा समय में पोप का पद सिंबॉलिक है।
उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, वे किसी को अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उनके पास अपनी आर्मी भी नहीं है। फिर भी पोप को स्पिरिचुअल और मॉरल लीडरशिप के लिए याद किया जाता है। 130 करोड़ कैथोलिक उनको अपना धर्मगुरु मानते हैं। दुनिया भर में कैथोलिक चर्च के स्कूल, अस्पताल और दूसरे संस्थान चलते हैं। पोप उनकी दशा दिशा सब तय कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मुद्दों पर उनकी राय काफी मायने रखती है। उनके बयानों से सरकारों पर दबाव बनता है और कई दफा तो इससे नियम कानून भी बदलते हैं। अब पोप फ्रांसिस पर आते हैं। उनका पूरा नाम होजे मारियो बेगोंगेलियो है। उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनके माता पिता मुसोलिनी के डर से इटली छोड़कर अर्जेंटीना आए थे। उनके घर में हमेशा से धार्मिक माहौल था, इसने उन्हें चर्च के प्रति आकर्षित किया। वे बचपन से ही पादरी बनना चाहते थे, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने अपनी इच्छा छिपा कर रखी। स्कूल के दिनों में उन्हें साइंस में काफी इंटरेस्ट था। इससे उनकी मां को लगा कि उनका बेटा डॉक्टर बनेगा। होजे ने कुछ समय एक केमिस्ट्री लैब में काम किया और पॉकेट मनी के लिए बार में बाउंसर भी बने और पोछा भी लगाया। 1955 में हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने अपना सपना जाहिर किया। इससे उनकी मां बहुत नाराज हुई, लेकिन उन्होंने मन बना लिया था। फिर अगले 13 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली। आखिरकार 1969 में उन्हें पादरी का दर्जा मिल गया। जल्दी ही उन्हें प्रमोशन भी मिला। 1980 के दशक में उनकी गिनती अर्जेंटीना में सबसे प्रभावशाली धर्मगुरुओं में होने लगी। उसी दौरान अर्जेंटीना में फौज शासन चला रही थी। फौज का शासन शोषण, दमन और क्रूरता से लैस था। होजे पर आरोप लगे कि उन्होंने मिलिट्री के साथ हाथ मिलाया। उनके ऊपर तानाशाही रवैये से चर्च को चलाने का इल्जाम भी आया। इसके चलते उन्हें निर्वासन में जर्मनी भेज दिया गया। 1990 के दशक में उन्हें अर्जेंटीना वापस बुलाया गया। फिर उन्हें ब्यूनस आयर्स में आर्क बिशप की जिम्मेदारी मिल गई। वे अर्जेंटीना में कैथोलिक चर्च के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। होजे ने आर्क बिशप के तौर पर अपना अधिकतर समय अर्जेंटीना के सबसे गरीब इलाकों में बिताया। वे एड्स और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों से खुद मिलते थे और उनकी सेवा भी करते थे। उन्होंने अपने पैलेस को पादरियों का हॉस्टल बना दिया था और वो खुद चर्च के एक छोटे से कमरे में रहने लगे थे। इसने उन्हें आम लोगों के साथ साथ चर्च के अंदर भी लोकप्रिय बना दिया। 2011 में उनकी उम्र 75 की हो गई। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना समय आराम से बिताने का मन बनाया था, लेकिन इसी बीच एक कांड हो गया। फरवरी 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। लगभग 600 साल बाद कोई पोप इस्तीफा दे रहा था। ये ऐतिहासिक घटना थी। उनके जाने के बाद नए पोप के चुनाव का प्रोसेस शुरू हुआ। इसमें हिस्सा लेने आर्क बिशप होजे मारियो को भी बुलाया गया। उन्हें इस चुनाव में महज वोट डालना था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आखिर में उन्हीं को पोप चुन लिया जाएगा। लेकिन ये हुआ। आर्क बिशप होजे मारियो अब पोप फ्रांसिस बन चुके थे। वे साउथ अमेरिका से आने वाले पहले पोप थे। पोप फ्रांसिस का कार्यकाल मार्च 2013 में शुरू होकर अप्रैल 2025 तक चला। इस दौरान उन्होंने चर्च के अंदर सुधारों पर जोर दिया। वे चर्च के नेताओं को आलीशान जिंदगी छोड़कर धरातल पर लौटने की बात करते थे। चर्च के अंदर यौन शोषण की घटनाओं पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चर्च में छोटे बच्चों के साथ हुए शोषण के लिए माफी भी मांगी। पोप फ्रांसिस सोने के क्रॉस की जगह लोहे का क्रॉस पहनते थे। वो महल में ना रहकर वेटिकन के गेस्ट हाउस में रहा करते थे। उन्हें आम लोगों से मिलना, उनको गले लगाना और सीधे संवाद करना बेहद पसंद था। वे कैथोलिक चर्च की रूढ़िवादी परंपराओं में बहुत भरोसा नहीं करते थे। इसके चलते वेटिकन में एक बड़ा धड़ा उनसे नाराज रहता था। वो अक्सर गरीब और अल्प विकसित देशों के दौरे पर जाते रहते थे। उन्होंने अंतिम समय तक गाजा वॉर और रूस यूक्रेन वॉर में शांति की अपील की थी। हालांकि उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पोप फ्रांसिस की एक आंत का कुछ हिस्सा बचपन में ही हटा दिया गया था। इसकी वजह से उन्हें परेशानी होती रहती थी। 2021 में उनकी बड़ी आंत की सर्जरी भी हुई थी। तब उन्हें 10 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। जून 2023 में उनकी एक और सर्जरी हुई। फिर फरवरी 2025 में उनको आखिरी बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनको कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर 23 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन कहा गया था कि उन्हें 2 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। लेकिन 21 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आगे क्या? पोप फ्रांसिस का अंतिम क्रियाकर्म रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। फ्रांसिस ताउम्र दिखावे के खिलाफ रहे। उन्होंने पोप का अंतिम संस्कार साधारण तरीके से करने का नियम बनाया था।
पोप फ्रांसिस की मौत के साथ ही नए पोप के चुनाव का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तब तक रोमन चर्च के कार्डिनल केविन जोसेफ फेरेल वेटिकन के कार्यवाहक मुखिया की भूमिका निभाएंगे। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार लगभग 10 दिनों तक चलेगा। इसके हफ्ते 10 दिन बाद कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के डीन जियोवानी बटिस्टा रे दुनिया भर के कार्डिनल्स को रोम बुलाएंगे। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के हाई रैंकिंग अधिकारी होते हैं। उनका चुनाव पोप खुद करते हैं। उनके ऊपर सिर्फ पोप होते हैं। दुनिया भर के कार्डिनल मिलकर कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का निर्माण करते हैं। जब कार्डिनल्स मिलते हैं तब वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके बाद वोटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस को कॉन्क्लेव कहा जाता है। सिर्फ 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही इसमें वोट डाल सकते हैं। जब तक किसी एक व्यक्ति के नाम पर 2/3 वोट नहीं मिल जाते तब तक वोटिंग चलती रहती है। इस दौरान कोई भी कार्डिनल कॉन्क्लेव छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। जब तक पोप चुन नहीं लिया जाता हर राउंड के वोट्स की पर्ची को जला दिया जाता है। जलाते टाइम उसमें केमिकल भी डाला जाता है। उसका धुआं चिमनी से निकलता है जिसे बाहर इंतजार कर रहे लोग देख सकते हैं। जब तक चुनाव फाइनल नहीं होता तब तक चिमनी से काला धुआं निकलता है। जैसे ही पोप का चुनाव पूरा हो जाता है वैसे ही धुएं का रंग सफेद कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगती है डीन उससे पूछते हैं कोई आपत्ति तो नहीं। जैसे ही हाँ में जवाब मिलता है उन्हें पोप के तौर पर अपना नाम चुनने के लिए कहा जाता है। इसके बाद नए चुने पोप को सफेद पोशाक पहनाई जाती है और उन्हें बालकनी में ले जाया जाता है जहां से एक सीनियर कार्डिनल आवाज लगाता है हमें पोप मिल गए हैं। खैर पोप फ्रांसिस का अध्याय यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। 21 अप्रैल 2025 की सुबह एयरफोर्स 2 नई दिल्ली की हवाई सीमा में दाखिल हुआ। एयरफोर्स 2 अमेरिका के उपराष्ट्रपति के प्लेन का कोड नेम है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जेडी वांस उपराष्ट्रपति हैं। वांस सपरिवार भारत आए हैं। एयरपोर्ट पर रेल और आईबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वांस दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। 21 अप्रैल को उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इस मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी मौजूद रहेंगे। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। इस मीटिंग के बाद वांस के सम्मान में डिनर का आयोजन भी किया गया है। इसकी मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वांस 24 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि ये दौरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये ट्रंप 2.0 में किसी सीनियर अमेरिकी नेता का पहला भारत दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका जा चुके हैं लेकिन उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वांस का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब टैरिफ वॉर अपने चरम पर है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। लिस्ट में भारत भी शामिल था। उस पर 26% टैरिफ लगाया गया था। 9 अप्रैल को टैरिफ लागू होने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने इस पर 90 दिनों की रोक लगा दी लेकिन 10% का बेसलाइन टैरिफ बरकरार रखा गया। इसके अलावा चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया गया क्योंकि उसने मुकाबला करने का फैसला किया था। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर है, दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि 90 दिनों का पॉज टेम्परेरी है, बाद में इसको रिव्यू किया जाएगा। इन सबके बीच भारत बायलैटरल ट्रेड पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वांस के दौरे में इसको फाइनल टच दिया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद और इंडो पैसिफिक में चीन के वर्चस्व का मुद्दा भी इस दौरे पर छाया रह सकता है। जेडी वांस के दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स आपको खबरगांव पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक और शेयर जरूर करें। ये राजदूत लिखा था हमारे साथी अभिषेक कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अभिषेक शर्मा ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया। शुभ रात्रि।